ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, तो मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे, ठीक है, याद है आप लोग को? पहला एग्जाम्पल कौन सा था हमारा? फॉर्मेशन ऑफ NO2। ओके, तो NO2 का फॉर्मेशन कैसे होता था? N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स NO2। सॉरी, NO का था, N2 का था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक आउट। हाँ, NO2 का था, 2 टाइम्स ऑफ O2 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ O2 NO2 गैस होने की वजह से 2 टाइम्स ऑफ O2 लेना पड़ता है। तो ओके, और यहाँ डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इसकी वैल्यू दी है 66.4 किलो जूल पर मोल। ओके, और दूसरा एग्जांपल था हमारा पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इट गिव्स यू KCl प्लस O2 गैस, और ये जो होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो रहेंगी वो नेगेटिव में रहेंगी, दैट इज द -78 किलो जूल पर मोल। ओके, ये सारी रिएक्शन जो होती है ये 1 मोल के लिए होती है, करेक्ट? तो ये 2 एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे पास अगर 2 रिएक्शन है, इन लोगों की डेल एच की वैल्यू कुछ है, ठीक है, कंसीडर कीजिए इसकी +100 है और इसके +150 है। ओके, और आप लोग को बोला कि इनको कंपेयर करना है, ठीक है, तो भाई कंपेयर करने के लिए बोला तो आप बताएंगे कि इसकी जो एंथैल्पी की वैल्यू 150 है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल है ना? ये केमिकल रिएक्शन 1 है, ये केमिकल रिएक्शन 2 है, तो आप क्या कहेंगे? सेकंड केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू से ज्यादा है। बट ये जो कंपैरिजन आप लोग को दिख रहा है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई मतलब मैंने बोला कि भाई ये जो रिएक्शन मैंने किया था ये बिल्कुल मैंने लेबोरेटरी में किया था, ठीक है, जहां पर सारी की सारी जो चीजें ली थी वो बिल्कुल प्योर थी। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन थी ये मैंने घर में कर ली थी। ओके, आई हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन माय होम, ठीक है, जहां पर कंडीशन उतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं थी या रूम टेम्परेचर पर कर लिया था, है ना? तो सवाल ये आता है कि वैसे टाइम पर आप लोगों का जो कंपेरिजन रहेगा वो प्रॉपर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कंसिडर कीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ने के लिए आप बोल सकते हो कि सर मुझे कम मार्क्स मिले हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, हमारा एक कॉमन रीजन होता है, अगर आप लोग को पूछा भाई किसी ने क्यों कम मार्क्स आए, तो आप लोग का कॉमन आंसर क्या होता है कि सर मेरी तबीयत खराब थी। व्हाट डज इट मीन? कि मेरी कंडीशन इनकी कंडीशन जैसी नहीं थी, इनकी कंडीशन ठीक थी, ये हेल्दी थे, बट मैं बीमार था, है ना? तो वैसे टाइम पर कंपेरिजन हो सकता है क्या मार्क्स का? ऑफकोर्स आपके लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना? ठीक उसी तरह से अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंपेयर करना चाहते हो तो उन लोगों की जो कंडीशंस होती है केमिकल रिएक्शंस की कंडीशन, वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए, है ना? देन तो इसीलिए जनरली जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं कब? जब सारे के सारे एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और रिएक्शन अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में परफॉर्म किया जा रहा हो। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में परफॉर्म किया जा रहा है और सारे के सारे सब्सटेंसेस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? प्रेजेंट होते हैं, देन वहां पर हम केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं और वैसे टाइम पर हम उनकी एंथैल्पी जो निकालेंगे उनको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ओके, ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी। क्या पढ़ी थी? कि द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन या फिर द एंथैल्पी चेंज accompanies during a chemical reaction। सिंपल डेफिनेशन क्या? द एंथैल्पी चेंज accompanies during the chemical reaction। हालांकि उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि भाई हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या था? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ व्हाट?
enthalpies of product and that of the reaction in their standard state and amount represented by the coefficient in a balanced chemical equation. बराबर है, डन. बट एक सिंपल डेफिनेशन वही होंगे हमारा जो प्रॉपर फॉर्मेट था, क्या, द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पैनीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. बट यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड वर्ड डाल देता हूँ, ओके, तो फिर इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड और ऐड हो जाएगा. क्या, ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या थी हमारी, एंथैल्पी ऑफ the enthalpy change accompanies during a chemical reaction. ओके, ये हमारी डेफिनेशन थी सिर्फ एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए. अब मैंने वर्ड डाल दिया स्टैंडर्ड, ठीक है. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और वर्ड डालेंगे. जैसे यहाँ स्टैंडर्ड आ गया तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड वर्ड डालना. enthalpy change accompanies during a chemical reaction when all the substances, तो सारे के सारे substances मतलब जो reactant और product होते हैं, when all the substances are in their standard form. अब standard form मतलब कंसीडर कीजिए कि A हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, B हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है और जो C रहता है वो हमेशा गैस फॉर्म में होता है. तो इनको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, डन. So when all the substances are in their standard form and the reaction is carried at standard condition. ओके, तो जनरली मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन. ओके, जैसे मैंने आपको समझाया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आइदर इट में बी सॉलिड और इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस. बट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो ध्यान में रखना किसी भी रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है दैट इज द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर. और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारा रूम टेम्परेचर दैट इज द 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है रिएक्शन के लिए किसी भी, वो क्या होती है, प्रेशर होता है उसका 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर होता है उसका 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, समझ में आ रहा है, राइट. तो सिंपल सी डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन की. क्या, द एंथैल्पी चेंज accompanies during a chemical reaction when all the substances are in their standard form. बस यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, आप लोग को ये लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ से यहाँ तक लिखा तो भी चलेगा, मतलब सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, when all the substances are in their standard state then it is called as a enthalpy of standard reaction. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है थर्मोकेमिकल इक्वेशन. थर्मोकेमिकल इक्वेशन. अब भाई देखिए, इसमें भी आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन तो पता ही है. केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सिंपली एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे A प्लस बी गिव्स C, है ना. ये हमारा क्या है, सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे हम हर बार एक्सप्लेन करते हैं. अब हम लोग को यहाँ पर क्या बताना है, थर्मोकेमिकल. यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, थर्मो. थर्मो मतलब हीट. ओके, तो भाई जब हीट इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में तो उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डेल एच. मतलब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा आप लोग को, डेल एच की वैल्यू. बट डेल एच की वैल्यू जब आप देते हो, क्योंकि देखिए एंथैल्पी चेंज, डेल एच मतलब एंथैल्पी चेंज, और एंथैल्पी चेंज का डेफिनेशन में क्या होता है कि ऑल द सब्सटेंसेस शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, इसका मतलब आप लोग के जो सब्सटेंसेस है ये कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो ये सब स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. कंसिडर कीजिए सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है. ओके, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर होनी चाहिए. तो वो आपको पता है कितना होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर और 25 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं कि भाई दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस. ये लिखने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन होती है जो चेंज नहीं हो सकती. चेंज हमारा स्टेट हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कभी कभार कोई जो चीज हो सकती है वो एक्वस फॉर्म में हो सकती है.
तो अगर वो एक्वस फॉर्म में रहेंगे तो हम लोग को AQ लिखना पड़ेगा। ओके डन। तो ये हमने लिख लिया। लेटर ऑन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन में और क्या होनी चाहिए, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में या फिर केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस। कैसा होना चाहिए, बैलेंस। डन राइट। तो ये चीज होती है, जैसे कंसिडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिख लिया H प्लस O2 सॉरी H2 प्लस O गिव्स H2, है ना। और मैंने बोला यहाँ पर कि भाई इसका जो डेल H होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 100 है किलो जूल पर मोल। मुझे बताओ ये सही है? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता ये सही। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारी कमियां है। सबसे पहली कमी क्या है, एक तो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, बराबर है, ध्यान में रखना। सेकंड चीज क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट तो मैंने लिख लिया, बट दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में होता है, ये पता है, बट ऑक्सीजन हमेशा O फॉर्म में होता है क्या? ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म में होता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में होता है। मतलब यहाँ पर हम O नहीं लिख सकते, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, O2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है यहाँ पर कि भाई अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन। बैलेंस है क्या? यहाँ देखिए ना, O2 आ गए जबकि यहाँ पर एक ही O है, मतलब यहाँ मुझे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेता हूँ तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 टाइम्स हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब जाकर ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। बराबर है? तो आपका रिएक्शन थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैलेंस। बट यहाँ पर भी एक और चीज आती है जो आप लोग को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, क्या कि वैसे तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए आता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि जो भी मेरा प्रोडक्ट होता है ना, एंथैल्पी जो दी रहती है गिवन केमिकल रिएक्शंस के लिए वो ठीक रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग को यहाँ पर किसी ने पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ध्यान में रखना, यहाँ मैंने सिर्फ डेल एच लिखा है, यहाँ मैंने डेल एफ H2O लिखा है। डेल एफ, एफ मतलब फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो एंथैल्पी ऑफ जब फॉर्मेशन का टाइम आता है ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट का मोल हमेशा एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही। और जब वो एक होगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, ये H2 प्लस ये O2, क्योंकि H तो हमेशा H2 फॉर्म में होता है, एक्चुअल में वो H2 प्लस O होना चाहिए, बट H2 आपको पता है हमेशा H2 फॉर्म में होता है और वो हमेशा O2 फॉर्म में होता है, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर हाफ लेना पड़ेगा, है ना। इसका कोएफिशिएंट हमेशा बनाना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये कब हो सकता है, जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिखते हैं। क्लियर है? ये चीज दिमाग में अच्छे से डाल दीजिएगा कि हीट ऑफ रिएक्शन में आप लोग के प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 1 कुछ भी, लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन के टाइम पर आप लोग के प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट एक ही होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का मोल सिर्फ एक ही होना चाहिए। गेट इट? दैट इज क्लियर? ओके। तो ये होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं दैट इज द रूल्स, रूल्स फॉर राइटिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो भाई थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए रूल क्या क्या होते हैं, तो बड़े सिंपल से रूल होते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। दिमाग में रखिए एक एक रूल। सबसे पहला रूल मैं क्या बता रहा हूँ, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस। ओके, द फर्स्ट रूल एंड द मेन इंपॉर्टेंट रूल इज द रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, बैलेंस फॉर बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज अ प्रोडक्ट, वो तो हमको पता ही है, बैलेंस का मतलब दोनों भी बैलेंस होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी बैलेंस। तो हम उतना न जाते हुए सिंपली ये बोलेंगे कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा बैलेंस होना चाहिए, बराबर है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोगों का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। ओके, so the standard state of all the substances should be written in a bracket, should be written in a bracket। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर हर एक चीज को ब्रैकेट में लिखा है, और वो स्टैंडर्ड स्टेट कैसे रहेंगे, जैसे सॉलिड रहा तो हम क्या लिखेंगे, S, लिक्विड रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, L, गैस रहा तो हम लोग लिखेंगे G, और अगर कोई एक्वस फॉर्म में रहेगा तो हम लिखेंगे वहां पर AQ। गेट इट? तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो हम क्या लिखेंगे कि एवरी सब्सटेंस शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। गेट इट? नेक्स्ट रूल, ओके। तो सेकंड होता है कि स्टैंडर्ड स्टेट में आप लोग लिखना पड़ेगा। थर्ड और इंपॉर्टेंट रूल कि हर एक रिएक्शन का अपना जो एंथैल्पी रहेगा दैट शुड बी रिटन ऑन अ राइट हैंड साइड आफ्टर द रिएक्शन। देखिए यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो रहा है
और उसके बाद में मैंने एंथैल्पी की वैल्यू लिख ली कहाँ, राइट साइड पर। मैंने ऐसा लिखा गया कि पहले एंथैल्पी की वैल्यू लेफ्ट साइड पर लिखी और बाद में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किया गया। नहीं भाई, रूल होता है क्या, पहले रिएक्शन लिखो, थोड़ी सी जगह छोड़ो और राइट हैंड साइड पर थोड़ी सी जगह छोड़ो और फिर क्या लिखो आप लोग, डेल एच की वैल्यू। ओके, अब डेल एच की वैल्यू जो होती है वो या तो आप लोग को सिंपली 270 100 ऐसी लिखी रहेंगी या फिर -100 -270 ऐसे लिखी रहेंगी। अगर वहां पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन नहीं दिया है, सिंपली 100 लिखा है, 270 लिखा है, तो वो समझ में आ जाना चाहिए भाई कि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब इट इज एब्सॉर्ब, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक, बराबर है। जबकि वैल्यू अगर निगेटिव है तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, माइनस मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब वो क्या हो रही है, वो कौन सी रिएक्शन होगी, दैट विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑलराइट, डन। लेटर ऑन नेक्स्ट रूल क्या होता है कि अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो केमिकल रिएक्शन आप लोग को दिख रहा है ये वाला, ओके, यहाँ वैल्यूज के साथ मैंने दी हुई है 100, मैंने एक वैल्यू ली है, एक्चुअली वो 100 होते ऐसा नहीं है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने अपने यहाँ मन से लिखी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले रिएक्शन को ना मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहा हूँ, सिर्फ रिएक्शन को। अगर मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाई किया तो बाई 2 किया तो क्या होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ H2, 2 into 2 4 टाइम्स ऑफ H2, O2 एक ही था तो 2 into 1 that is 2 times of O2 use, या ऑलरेडी 2 है, 2 into 2 4 times of H2, ओके, लिक्विड, ये रहती है गैस, ये भी रहती है गैस। अब यहाँ पर डेल एच की वैल्यू जो रहेंगी वो क्या लिखूंगा मैं, 100, और इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2 एज वेल। अगर मैंने पूरे केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये जो केमिकल रिएक्शन के साथ साथ मेरी डेल एच की वैल्यू को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, क्या लगता है आप लोग को, अनम्यूट होकर बताइए थोड़ा सा। सब लोग सो गए क्या, लोरी सुना रहा था मैं अभी तक। बता दो भाई, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 2 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं। तुम लोग क्लास पर भी पढ़ रहे हो या सिर्फ खाली ऑन करके बैठे हुए हो, कर रहे ना क्लास, क्या तो मेरा सिंपल सा सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग। करना पड़ेगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं, रिएक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं। मैं गायब हो गए करे, वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज हो गया ना, तो तुम लोग पता है तुम लोगों ने कुछ पूछना ही बेकार है, चुप रहो, सब लोग म्यूट हो जाओ, बैठे। हाँ, तो जाहिर सी बात है, ये एक रूल होता है कि भाई अगर मैं केमिकल रिएक्शन को जिस तरह से भी ट्रीट करूंगा, मतलब अगर मैंने केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो फिर अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पर, हाँ, अगर मैंने केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एट द सेम टाइम मुझे वहां पर मेरे एंथैल्पी के वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ठीक उसी तरह से मैंने केमिकल रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर लिया तो मेरे एंथैल्पी की वैल्यू को भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा डेल एच का वैल्यू 100 की जगह 200 हो जाएगा, और वही अगर मैंने इस केमिकल रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर ये H2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स H2O। ओके, तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये भी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब 50 हो जाएगी, करेक्ट। तो ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन को आप जैसे ट्रीट करोगे वैसे आपके एंथैल्पी की वैल्यू भी ट्रीट होगी। अब यहाँ पर एक और चीज होती है क्या, कि अगर मैंने ये वाले रिएक्शंस को, ये हमारा मेन रिएक्शन है, तो अगर मैंने इस वाले रिएक्शंस को रिवर्स कर दिया मतलब 2 टाइम्स ऑफ H2O गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2, ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, तो यहाँ डेल एच की वैल्यू क्या होगी, मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया,
है ना। रिवर्स करने पर जो वैल्यू है 100 वो चेंज होगी क्या? वो चेंज नहीं होती है। ओके, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। बट यहाँ पर जो चेंज होगा वो होगा इसका साइन। यहाँ पर प्लस साइन था, अब मैंने रिवर्स करने के बाद यहाँ पर इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा वो था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कहेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, तो वहां पर हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखना ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जहां पर कोई ना कोई कंपाउंड बनता है। जैसे अभी हमने वाटर बनाया था, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ओके राइट, बट ये वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस जो था वो ऐसा था 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ H2O, बराबर है। अभी N2O का भी हमने रिएक्शन देखा था, हमने क्या देखा था वहां पर, N2O2 था, तो 2 टाइम्स ऑफ N2 सॉरी N2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स NO2, 2 टाइम्स ऑफ NO2, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहे हैं, कंपाउंड आप लोगों के तैयार हो रहे हैं फ्रॉम देयर एलिमेंट, एलिमेंट से तैयार हो रहे हैं ना। यहाँ एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, गेट इट, और यहाँ पर ये कंपाउंड तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी आप लोग की इन्वॉल्व होंगी दैट इज डेल, तो उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बोलूंगा क्या? इसका मतलब देखिए, फॉर्म तो H2 और NO2 तैयार हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इनका, बट यहाँ पर जो एंथैल्पी रहेंगी मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 या NO2 बोलूंगा क्या? सीधा सीधा जवाब है नहीं, नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एक चीज ध्यान रखने के लिए बोला था कि मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमेशा जो चीज भी तैयार होंगी वो चीज किससे तैयार होनी चाहिए, उसका कितना चीज तैयार होनी, मतलब कितना मोल तैयार होना चाहिए, सिर्फ 1 मोल, राइट। मतलब ये रिएक्शन इस तरह से नहीं, यहाँ 2 नहीं होने चाहिए, यहाँ सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब ये वाले रिएक्शन में आप लोग का चेंज होना चाहिए, ये वाला रिएक्शन आप लोग का कुछ इस तरह से होना चाहिए। ओके, तब जाकर आप लोग इसको क्या कह सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। फर्स्ट थिंग, गेट इट डन। अब सवाल ये आता है कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है ये हमेशा पॉसिबल होता है क्या? तो देखिए ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन का, ओके, तो मीथेन जो होता है मतलब CH4, CH4 कौन से एलिमेंट से तैयार होगा? जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कौन से फॉर्म में होता है? ग्राफाइट फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कार्बन का। और हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है, राइट। तो ये रिएक्शन हमारा होता है, तो ये पॉसिबल है क्या? भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, हम लेबोरेटरी में कर ही नहीं सकते इसको। यू गेट इट, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस रिएक्शन इन अ लेबोरेटरी, राइट। बट स्टिल यहाँ पर जो हीट इन्वॉल्व हो रही है दैट हीट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसको हमको इनडायरेक्टली निकालना पड़ता है। तो इनडायरेक्टली कैसे निकाल लेंगे? तो ध्यान से बात है, ठीक है। एंथैल्पी का फॉर्मेशन अभी हमने देखा था, सॉरी एंथैल्पी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। एंथैल्पी का फॉर्मेशन क्या था? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टर। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? CH4 है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पीज ऑफ CH4 माइनस, अब यहाँ पर रिएक्टेंट दो है, रिएक्टेंट कार्बन और ग्राफाइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या? ओके, जो एंथैल्पी होते हैं एलिमेंट की, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो। कितने होते हैं वो? जीरो। अगर कोई भी चीज एलिमेंट फॉर्म में है तो वो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। मतलब कार्बन अगर सिर्फ C है मतलब वो जीरो होगा उसका फॉर्म। H2 अगर क्या है, H2 फॉर्म में हाइड्रोजन, तो वो जीरो होगा। O2 फॉर्म में है तो जीरो, N2 फॉर्म में मतलब जीरो। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी पर्टिकुलरली एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा? CH4 की वैल्यू जो इसकी वैल्यू थी, जो भी कंसिडर कीजिए 64 की, तो ये लिख लिया मैंने 64, सॉरी यहाँ लिख लिया मैंने 64, इसका मुझे निकालना है। इनकी वैल्यू पता है जीरो होती है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होंगी? x विल बी नथिंग बट द 64, बराबर है। तो ये रिएक्शन की जो एंथैल्पी दी रहेंगी वो एक्चुअल में इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। ओके, समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट होता है।
कि किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्शन में अगर आप लोग को ये दिख रहा है कि वहां प्रोडक्ट अपने एलिमेंट से बन रहा है, तो वहां पर जो एंथैल्पी दी रहेगी वो एंथैल्पी उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या रहेगा? सिंपल है, द एंथैल्पी चेंज accompanies during the formation of one mole of a substance from its constituent element in their standard state. That is called as a standard enthalpy of formation, and it is given as a delta F0, delta FH0। स्टैंडर्ड वर्ड आ गया तो दिमाग में डाल दीजिए कि H के ऊपर में आप लोग को 0 देना है, H के रेस्ट टू द पावर में क्या देना है? 0। अगर H के रेस्ट टू द पावर में 0 रहेगा मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में इट इज इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। गेट इट? क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स तो कल नोटबुक लेकर बैठना अच्छे से। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो अनम्यूट हो जाओ, और अगर कोई से कोई दिक्कत है तो पूछ लो। प्रॉब्लम समझ में आ गया? मुझे बताओ आप में से कितने लोग हैं भाई जो लोग ना यहाँ पर ये शुरू कर देते और बाकी के अपने काम करते बैठते हो, जैसे टीवी देखना या फिर दूसरे मोबाइल पर कोई पब्जी खेलना या फिर और कुछ, ऐसे काफी सारे लोग होंगे ना? अवॉइड करो, ये जो सारी चीजें पढ़ाई जा रही है रिवाइज नहीं होने वाली है। ओके, चलो एनीवे, थैंक यू, चलिए बाय। बाय।